शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप पर हुई फायरिंग की कोशिश ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई और हमलावर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में ये मामला सिर्फ एक हमले की कोशिश लग रहा था, लेकिन असली हलचल तब मची जब आरोपी का मैनिफेस्टो सामने आया है। इस मैनिफेस्टो में ट्रंप और उसके प्रशासन के खिलाफ बेहद गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए गए थे। आरोपी ने अपने लिखे हुए लेख में ट्रंप के लिए रेपिस्ट और पोडोफाइल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। जब एक महिला पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप ट्रंप के सामने पढ़कर सुनाया तो ट्रंप का गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैंने किसी का रेप नहीं किया है। उनके इस बयान से माहौल और गर्म हो गया। ट्रंप ने हमलावर को कट्टरपंथी और मानसिक रूप से बीमार करार दिया है। साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि बिना सच्चाई जाने इस तरह के आरोपों को फैलाना गलत है। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां जांच के दौरान पता चला है कि हमलावर ने एक हिट लिस्ट तैयार की है जिसमें कई बड़े और प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल थे। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि एफबीआई के चीफ का नाम इस लिस्ट में नहीं था। इससे जांच एजेंसियां भी हैरान हैं और यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपी का असली मकसद क्या था। फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई और नेटवर्क भी हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर से अमेरिका में नेताओं की सुरक्षा को और बढ़ते कट्टरपंथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक माहौल भी काफी तनावपूर्ण हो गया है और आने वाले समय में इसका असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी में चल रही अंदरूनी हलचल के बीच सियासत उस वक्त और गर्मा गई जब राघव चड्ढा को लेकर यह दावा सामने आया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को टॉक्सिक जगह और अपने मूल सिद्धांतों से भटकी हुई पार्टी बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी के भीतर अब लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है और वरिष्ठ नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। राघव चड्ढा के हवाले से ये भी कहा गया है कि उन्हें संसद में अपनी बात रखने तक से रोका गया है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय। उन्होंने संकेत दिया है कि पार्टी में फैसले अब कुछ सीमित लोगों तक सिमट गए हैं, जिसके बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। गाजीपुर मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने में लगी हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी की नीतियों और बयानों से प्रदेश में तनाव का माहौल बन रहा है। राजभर ने कहा है कि गाजीपुर जैसी घटनाओं को राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक सपा इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गलत संदेश दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार अपनी तरफ से हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। डेथ हुई है तो तमाम जगह डेथ हो रही है। वहीं जब बाराबंकी में राजभर को यादव उसका मूड़ी काट लेता है तो वहां अखिलेश यादव जी नहीं जाते हैं। देवरिया में राजकुमार चौहान को गोली मारता है यादव तो वहां अखिलेश जी नहीं जाते हैं। कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप होता है, रेप के बाद उसकी हत्या कर देते हैं, पीएम रिपोर्ट आती है, लेकिन वहां अखिलेश यादव जी नहीं जाते हैं। फतेहपुर में मुसलमानों ने यादव को, फतेहपुर में अखिलेश यादव जी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पढ़े हो तो भारत में उत्तर प्रदेश में 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे हो, पीएम रिपोर्ट सब लोग मानते हैं, अदालत भी पीएम रिपोर्ट मानती है। पीएम रिपोर्ट कह रही है कि डूबने से मृत्यु हुई है, ठीक है, उसका
प्रेम प्रपंच का मामला था वो, तो उसको उठा करके मोबाइल चेक कर लो, उसके चैट को चेक कर लो, सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो। लेकिन ये लखनऊ में बैठ के कह देना कि हत्या कर दी गई है, उसके साथ रेप हुआ है, जब मेडिकल रिपोर्ट ये बात नहीं पुष्टि कर रही है तो आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा। आप तो वही बात हुई कि खाता न बही जो अखिलेश जी कहे हुए सही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई जब अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर बड़ा फैसला लिया जाएगा। उनके इस बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी इस पर नजर बनाए हुए है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में संकेत देते हुए कहा कि ये फैसला जनता से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर होगा जिसे लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आते ही प्राथमिकता जनता को राह देने और प्रशासनिक बदलाव लेने की होगी। हालांकि उन्होंने पूरी तरह खुलासा नहीं किया है कि 24 घंटे के अंदर कौन सा कदम उठाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि ये फैसला प्रदेश की दिशा को बदल सकता है। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान कराने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा और उस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे वो भी तय कर दिया है कि सरकार बनने पर कॉर्पस फंड होगा फार्मर्स का 15,000 करोड़ सीधा सीधा भुगतान होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से हम बुनकर भाइयों का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों को याद होगा नेताजी और समाजवादी सरकार में उनको फ्लैट रेट से बिजली उपलब्ध होती थी, उनके मार्केटिंग के लिए इंतजाम हो गया था, उनको अपना सामान ला करके बाजार में कैसे मुनाफा मिले उसके लिए भी कई स्थान बना दिए थे। शिल्पग्राम लखनऊ में बना था, नोएडा में बना था, कारपेट बाजार भदोही में बना, गाजियाबाद में बनना शुरू हो गया। भविष्य में बुनकरों की समस्याओं का समाधान करते हुए और उनको कैसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ाएं उस दिशा में हम लोग अपना कार्यक्रम बना करके लागू करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब फिर से गर्मा गई है, जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पर गुंडाराज के आरोप लगते रहे, लेकिन इस बार बहस ने नया मोड़ ले लिया है, जहां राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिलीभगत हो सकती है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कुछ घटनाओं और राजनीतिक फैसलों को देखने से ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां पर्दे के पीछे दूसरे को फायदा पहुंचा रही है। अंत में कांग्रेस पार्टी आपको 5 गारंटी का वायदा कर रही है। सबसे पहली गारंटी, बंगाल के हर नागरिक को, हर परिवार को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। आप बीमार हो, आपके परिवार में कोई बीमार हो, किसी को कैंसर हो, किसी को दिल की बीमारी हो, हमारी सरकार 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर परिवार को देने जा रहा है। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल बंगाल के किसानों को और 200 यूनिट फ्री बिजली कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। शिक्षा लो, फ्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में शिक्षा हमारी सरकार देने जा रही है। और अंत में युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग में उन पोस्ट को भरने का काम हम शुरू कर देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी बंगाल को एआई सेंटर देगी। भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। बीजेपी जानती है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी उसको देश से हटा सकती है। ममता जी बीजेपी को नहीं हटा सकती हैं देश से। आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, बंगाल में कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फिर देखिए हम बीजेपी के साथ क्या करते हैं, उनको हम हरा देंगे पूरे देश में। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बंगाल।